हेलो एवरीवन, जय श्री राम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनविद्या 4 में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा बेसिकली उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए चलेंगे कि हमारे जो पोर्टफोलियो का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो क्या हमें अलाउ करता है कि हमें एफडी, आरडी या सेविंग अकाउंट इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने का है, या फिर इससे कोई बेटर ऑप्शन अवेलेबल है तो क्या उस चीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करने का हमारा पोर्टफोलियो क्या अलाउ करता है, हमें अनुमति देता है कि हाँ इस चीज़ में भी जाना चाहिए। तो आज हम इसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में जानेंगे एंड चीज़ों को समझेंगे कि किस तरह से ये बेस्ट है, क्या इसमें सेफ्टी है, क्या गोल के लिए ये इस्तेमाल की जा सकती है एंड क्या टाइम ड्यूरेशन एंड पीरियड जो होने वाला है वो कितने समय तक का होने वाला है और क्या रिटर्न हमें प्रोवाइड हो सकते हैं, ये चीज़ों के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने इक्विटी रिलेटेड फंड लाइक म्यूचुअल फंड के बारे में चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था और डीप डिस्कस किया था, डिटेल से जाना था कि आपको अगर इक्विटी फंड चूज़ करना है तो किस तरह से आप चूज़ कर सकते हो, कौन सा फंड किस गोल के हिसाब से आप चूज़ करना है एंड कितने टाइम ड्यूरेशन तक आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। लाइक इस तरह की चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके थे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखना, है ना। और एक दोस्तों एक बात बताता हूँ, किसी भी अगर एज ए इन्वेस्टर एक बंदा जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर लाइक जैसे सपोज मार्केट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी गलत है, या सिर्फ किसी तरह के गारंटेड रिटर्न में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी गलत है। बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना चाहिए। ओवरऑल हमें पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से करना चाहिए कि हमें एज हमारा जब हम पोर्टफोलियो को देखें तो हमें हमेशा ग्रीन तो नजर आना चाहिए हमारा पोर्टफोलियो। दूसरी बात, ये इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है उससे तो कम्पीट करे एटलीस्ट, है ना। कम्पीट होना ही चाहिए, मतलब उससे तो ऊपर दिखना ही चाहिए। जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है उससे तो ऊपर दिखना ही चाहिए। मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये चीज़ें। तो दोस्तों आज जो हम बात करेंगे, हम बेसिकली आरडी, एफडी और सेविंग अकाउंट तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स है से इन्वेस्टमेंट करने के, और क्या हमें इनमें एज ए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या हमें ये पोर्टफोलियो का हमें पार्ट इनको बनाना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो का। अगर बनाना चाहिए तो हमें क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कि किस तरह से हमारे लिए बेस्ट हो सकता है फाइनली, ठीक है ना। तो सीधा चलते स्क्रीन पर एंड दोस्तों आपको सीधा ले चलता हूँ स्क्रीन पर। एफडी के बारे में आप भली बात अच्छी तरह से जानते होंगे, आपके दादा परदादा हर कोई करता आ रहा है। आप भी सोच रहे होगे एफडी में कुछ इन्वेस्टमेंट तो मैं शुरू करूं, या कर दी होगी आपने, बिल्कुल, है ना, क्योंकि आपके प्रीवियस में आपके जो दादा पापा लोग करते आ रहे थे तो सोच रहे होगे आप कर दो। तो आपको सबसे पहले तो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि एफडी क्या है, किस तरह से ये काम करती है और क्या इसमें एज ए गोल होना, किस तरह का गोल होता है, क्या रिस्क रहता है, क्या इसमें रिटर्न्स वगैरह का क्या सिस्टम रहता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। सबसे बात करते हैं एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको बोलते हैं हम। फिक्स्ड डिपॉजिट बोले तो गारंटेड रिटर्न इन्वेस्टमेंट, आपका एक स्कीम हम बोल सकते हैं इसको, गारंटेड रिटर्न आपको इसमें प्रोवाइड किया होता है, जहां आप एक लमसम अमाउंट को आप इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी बैंक में करते हो ना, एंड उसके यहाँ पर आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको मिलता है, ठीक है ना। ये आपको इंटरेस्ट आपको प्री डिफाइंड होता है, आपको पता होता है कितना % आपको इंटरेस्ट मिलता है, समझिए। लमसम अमाउंट यानी कि आपके पास जो भी ऐसे सब इस तरह से समझो कि आपके पास जो भी अमाउंट है, एक लमसम आपको मान लो 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख जो भी अमाउंट है, आप उसको बैंक को दे देते हो ऐसे लोन के फॉर्म में, है ना। ये सिस्टम कैसे चल रहा है कि आप बैंक को आप ऐसे मान लो 5 लाख है आपके पास, 5 लाख आप बैंक को दे देते हो और उसके ब्याह पर बैंक आपको 6%, यानी मैं 6% अज्यूम कर लेता हूँ, इतना ही के आसपास मिलता है, तो 6% आपको बैंक इंटरेस्ट देता है। सपोज आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो तो एनुअली आपको 6,000 रुपये आपको उसमें इंटरेस्ट के रूप में आपके जो एफडी वाला अकाउंट होगा उसमें आपको क्रेडिट कर दिए जाते हैं। इस तरह से ये सिनेरियो चलता रहता है। कितने टाइम पीरियड तक आप एफडी करना चाहते हो ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, एंड कितने टाइम पीरियड तक आप एफडी को में बने रहना चाहते हो। Now, as September 2024, bank across different category, public sector, private sector, small finance bank like this are offering between 2.5% to 9% per annum. ये एक्चुअली ये जो बैंक से हमें ये इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं 2.5% से 9%। मैं इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ, रिटर्न की नहीं, ठीक है। तो 2.5% से 9% आपको ये प्रोवाइड करते हैं। नाउ
ये चीज़ें, ये बेसिक्स ओवरव्यू हो गया एफडी के बारे में। अब एफडी के कुछ की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। एफडी बेसिकली क्या चीज़, देखो इसमें मिनिमम अमाउंट की अगर हम बात करें एफडी में 100 रुपये से 10,000 रुपये बेसिकली हो सकती है और बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। एंड मैक्सिमम अमाउंट की कोई तरह की लिमिट नहीं है। एफडी का मतलब क्या है, सीधा सा बात, आपके पास लमसम पैसा, इकट्ठा पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपके घर में नहीं रखना चाहते ना, घर में नहीं रखो तो ज़्यादा बेटर है, आप इन्वेस्ट मतलब एफडी कर दो, उससे बढ़िया तो ना, घर में रखने से तो बढ़िया है एफडी ही कर दो, ठीक है ना। तो इस केस में आप नो लिमिट, मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो नो लिमिट, आपको किसी तरह की लिमिट नहीं है, जितना कर सकते हो, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। नाउ ड्यूरेशन की अगर बात करें, टाइम पीरियड, समय अंतराल, आप अपने इच्छा अनुसार चूज कर सकते हो। मिनिमम 7 दिन से लेकर 10 साल तक का आप एफडी को रख सकते हो। एंड बैंक टू बैंक डिपेंड करता है क्या बैंक अवेलेबल कराता है। एंड उस ड्यूरेशन के हिसाब से आपकी जो इंटरेस्ट रेट भी डिफाइन होती है, कितना आपको मिलेगा, 1 साल में क्या इंटरेस्ट रेट है, 2 साल में क्या है, 3 साल में, 5 साल में, इस तरह से इंटरेस्ट रेट भी आपको डिफाइन हो जाएगा आप जिस ड्यूरेशन में जाना चाह रहे हो, ठीक है ना। नाउ लमसम इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है, बिल्कुल लमसम इन्वेस्टमेंट, आप एक समय में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्री मैच्योर विड्रॉ पॉसिबल है। अगर आपकी एफडी, सपोज आपने 3 साल की एफडी कराई, उससे ही पहले आपको अमाउंट पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो आप उसमें से उस अमाउंट को निकाल सकते हो। उसमें प्री मैच्योर एंड विड्रॉ, आप उस अमाउंट को निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। बट उस केस में आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, जो कि टिपिकली हो सकते हैं 0.5% to 1% लेस ऑन द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये बेसिकली चार्जेस वगैरह हो सकते हैं अगर आप प्री मैच्योर के केस में अगर निकालते हो। नाउ इसके अलावा इसके बेनिफिट की अगर बात करें तो लोन अगेंस्ट एफडी, आपको लोन भी प्रोवाइड हो सकता है एफडी के अगेंस्ट। आप 75 से 90% जो भी आपने डिपॉजिट की हुई है वैल्यू, है ना, डिपॉजिट की हुई है एफडी वैल्यू, उसका 75 से 90% आप आसानी से उसमें लोन के फॉर्म में ले सकते हो। एंड उसका जो इंटरेस्ट रेट है आपको 1 से 2% अबाव लगेगा एफडी रेट के हिसाब से, ठीक है ना। जो भी एफडी रेट चल रही है उसके 1 से 2% आपको उसका इंटरेस्ट पे करना होगा। ये चीज़ें एक बेनिफिट होगा। नाउ आते हैं सेफ्टी। सेफ्टी की सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी क्या है। एफडी आर कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन, बिल्कुल सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन है। एंड गारंटी रिटर्न हमें प्रोवाइड होता है, बिल्कुल बेस्ट है, एक अच्छा ऑप्शन माना है। इसके बाद पॉइंट को ध्यान से देखना है, इन इंडिया डिपॉजिट्स अप टू 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक आर इंश्योर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटेड कॉर्पोरेशन DICGC, ठीक है ना। आपका पैसा जिस बैंक में आपने एफडी करा रखी है, ठीक है ना, एफडी में आप पैसे को डिपॉजिट कर दो, जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट एज ए एफडी कराते हो, तो उसमें से उसका सिर्फ 5 लाख तक का पैसा आपका इंश्योर रहता है। एग्जाम्पल के लिए समझो कि सपोज आपने 10 लाख की एफडी कराई है, ठीक है, 10 लाख की एफडी कराई है, तो कल को भगवान ना करे वो बैंक डूब जाए, और देखो बहुत रेयर केस में होता है बैंक का डूबना। जब हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो हम सेफ्टी प्योर लेके चलेंगे, 100% सेफ्टी लेके चलेंगे, है ना। तो अगर वो बैंक डूब जाता है तो उस केस में सिर्फ आपका जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो सिर्फ 5 लाख है। आपने पे कितने की, 10 लाख की एफडी कराई, है ना, तो पे आप 10 लाख की एफडी कराई थी आपने, ऑलरेडी 10 लाख आपकी जेब से गए, ठीक है। इंटरेस्ट तो दूर की बात, सिर्फ आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस ही मिलेगा अगर इन केस अगर बैंक डूब जाता है, ठीक है ना। इसी केस में, इसी के अलावा अगर आपके पास कम अमाउंट है, यानी 2 लाख रुपए, उस केस में और बेस्ट है आपका, मतलब आप 5 लाख तक का इंश्योर है, कुल मिला के आप 5 लाख तक का इंश्योर हो। अगर आपका बैंक डूब जाता है, मतलब बैंक बेसिकली डूब जाता है, तो उस केस में आपको 5 लाख तक का आपका अमाउंट की कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, लाइक दिस, है ना। तो ये चीज़ें। देन इसके बाद आता है हमारा सीनियर सिटीजन बेनिफिट। सीनियर सिटीजन बेनिफिट में अगर बात की जाए तो एडिशनल 0.5% आपको इंटरेस्ट रेट एडिशनल मिल जाता है। स्पेशल रेट अप टू 8.25% फॉर सीनियर सिटीजन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। एज रिक्वायरमेंट 60+ होना चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए, ये बेनिफिट तभी अवेलेबल होगा, ठीक है ना। देन टाइप ऑफ एफडी, अब आते हैं टाइप ऑफ एफडी की बात करते हैं। रेगुलर एफडी होती है, टैक्स सेविंग एफडी होती है। रेगुलर एफडी यानी स्टैंडर्ड एफडी बोल सकते हैं हम इसको। स्टैंडर्ड एफडी यानी फिक्स्ड रेट होते हैं। फ्लेक्सिबल टेन्योर आप चूज कर सकते हो कि कितने समय अंतराल पर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है एंड क्या इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता होती है। फ्लेक्सिबल होता है टेन्योर चूज करना, ठीक है ना। मिनिमम 7 दिन से 10 साल तक, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता चुका। देन इसके बाद आता है टैक्स सेविंग एफडी ELSS, जिसको हम इक्विटी लिंक्ड सेविंग सर्विसेज बोल सकते हैं, लाइक 5 सेविंग स्कीम बोल सकते हैं ना। 5 ईयर लॉक पीरियड होता है। 1.5 लाख तक का डिडक्शन आपको इसमें मिलता है अंडर सेक्शन 80C के अंदर। एंड कांट विदड्रॉ
प्री मैच्योर, इसमें केस बिल्कुल क्लियरली बोला गया है कि आप इसमें प्री मैच्योर से पहले नहीं निकाल सकते। ओके, देन इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फ्लेक्सी एफडी। फ्लेक्सी एफडी में बात आता है लिंक्ड विद सेविंग अकाउंट, आपके सेविंग अकाउंट से लिंक्ड होता है। देन ऑटो स्वीप फैसिलिटी अवेलेबल होती है। बेटर होता है लिक्विडिटी देन रेगुलर एफडी। इसमें लिक्विडिटी का जो मोमेंटम है ना, लिक्विडिटी वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है एज ए स्टैंडर्ड एफडी के कंपेयर में। देन इसके बाद आता है सीनियर सिटीजन एफडी। इसमें ऑलरेडी 0.5% जो कि मैं बता चुका, 0.5% हायर इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड होता है रेगुलर एफडी के कंपेयर में। एंड स्पेशल स्कीम होती है, अवेलेबल होती है इसमें एज ए सीनियर सिटीजन के तौर पर बात करें। ना होता है लिमिटेशन ऑफ एफडी। तो लिमिटेशन यानी कि इसके कुछ बेनिफिट तो हमकी बात कर रही है, देन इसका लिमिटेशन बोल सकते हो इसको, यानी कि इस तरह के नेगेटिव पॉइंट। देखो ये नेगेटिव पॉइंट ऑलरेडी ये चीज़ें आप पर डिपेंड करती है, आपके पोर्टफोलियो इस जो चीज़ें लिमिटेशन ऑफ एफडी में लिख रही है, आपका पोर्टफोलियो किस नज़रिए से इसको देखता है ना, सारा का सारा डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो का नज़रिया, ठीक है ना। तो सीरीज बात है, सबसे पहला आता है पॉइंट लोअर रिटर्न कंपेयर टू मार्केट लिंक। ओके, पता है एफडी लोअर रिटर्न रहती है कंपेयर टू मार्केट लिंक, 6-7% जो कि मैंने बताया था, है ना, 6 to 9% लाइक दिस, है ना, 2.5 से 9% तक का एफडी में रिटर्न आपको मिलता है। डिपेंड करता है कितने टेन्योर तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। देन इसके बाद आता है रिटर्न मे नॉट बीट इन्फ्लेशन। बिल्कुल ठीक है, रिटर्न मे नॉट इन्फ्लेशन, ये लिमिटेशन है, बिल्कुल आपका रिटर्न जो है आपका इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क होते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉ पेनल्टी लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। इंटरेस्ट बिल इज ए फुल्ली टैक्सेबल, जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हो एफडी के माध्यम से वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, जो भी इनकम स्लैब में आते हो उस हिसाब से डिडक्शन होता है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क रेट में भी लोअर अपन रिन्यूएबल। सीरीज बात है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क रहता है, आप जब जैसा पहुँचो आपकी मैच्योरिटी होगी, मैच्योरिटी के बाद आपको दोबारा री इन्वेस्टमेंट करना है ना, री इन्वेस्टमेंट करना है, तो हो सकता है उसके उस समय पर आपको जो इंटरेस्ट पहले मिल रहा था उससे कम मिल रहा हो, तो इस केस में भी एक एज ए रिस्क हम बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है लैक ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल। आपको ये एज ए ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट से लंबे टाइम समय मतलब ग्रोथ पोटेंशियल के रूप में अगर इसको देखा जाए तो ये सही नहीं है। मतलब आपका पैसे से पैसा बनाना तो भूल जाओ, पैसे से पैसा बनाना तो नहीं होगा एफडी से। हाँ, ये है कि आपका पैसा तिजोरी से बढ़िया तो एफडी में रख दो या सेविंग अकाउंट में रख दो। जो घर की तिजोरी होती है ना, उससे बढ़िया तो एफडी या सेविंग अकाउंट में रख दो। एटलीस्ट इन्फ्लेशन के अप्रोक्सीमेट आसपास तो रहेगा पैसा, आपकी पैसे की जो वैल्यू है इन्फ्लेशन के आसपास तो रहेगी, इन द सेंस ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। देन इसके बाद आता है हमारा रिक्रूटमेंट डिपॉजिट, आरडी। अब आरडी के बारे में समझते हैं, आरडी बेसिकली क्या है। एफडी का ही एक ऐसे मॉडिफिकेशन, एफडी का मॉडिफिकेशन समझ लो ऐसे। आरडी क्या है, बेसिकली आरडी डिपॉजिट, आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, एक सिस्टमेटिक सेविंग स्कीम होता है जहां आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो, मंथली फिक्स्ड अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करते हो। प्री डिटरमाइंड इसमें टेन्योर रहता है एंड इन्वेस्ट जो भी प्री डिटरमाइंड आपका जो इंटरेस्ट होता है वो भी देखो सीधी बात है, फिक्स अमाउंट प्री डिटरमाइंड टेन्योर एंड इन्वेस्टमेंट करते हो। आरडी इज अ सेविंग इंस्ट्रूमेंट ऑफर्ड बाय बैंक एंड पोस्ट ऑफिस स्कीम्स वगैरह लाइक दिस, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं। आरडी का अगर की फीचर की बात करें तो इसमें मिनिमम अमाउंट आप 10 से लेके 500 रुपये तक पर मंथ आप कर सकते हो, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। मैक्सिमम की अमाउंट की बात करें अप टू 2.99 करोड़ तक एचडीएफसी बैंक के हिसाब से बताया जा रहा है, डेटा के हिसाब से, ठीक है ना। देन टेन्योर की बात करें तो इसमें मिनिमम 6 मंथ से लेकर 10 साल तक आप इसमें एज ए समय अंतराल यानी ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जो सूटेबल लगे उसके हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट की बात करा जाए तो क्वार्टरली आपका कंपाउंड होता रहता है, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी अमाउंट है क्वार्टरली कंपाउंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कंपाउंड। देन इसके बाद आता है बेनिफिट के तौर पर ऑटोमेटिक मंथली डिडक्शन फ्रॉम द लिंक्ड अकाउंट। अगर आपने अपने अकाउंट को लिंक्ड कर रखा है एफडी से, है ना, तो उसमें से जो भी आपने मंथली अमाउंट जो भी आप एफडी में डिपॉजिट करते हो तो ऑटोमेटिक उसमें से डिडक्ट हो जाएगी आपके सेविंग अकाउंट में से, एंड देन आपकी आरडी कंटिन्यू रहेगी। आप इस केस में तो आप भूल जाते हो, नहीं ध्यान रही, तो आप इस तरह की सिनेरियो को आप बना सकते हो, ऑटोमेटिक सिस्टम आप बना सकते हो लाइक दिस, है ना, कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड देन लोन फैसिलिटी अगेंस्ट आरडी, आपको आरडी के अगेंस्ट लोन भी प्रोवाइड किया जा सकता है, अब प्रोवाइड होता है, बिल्कुल प्रोवाइड होता है। 95% आपको डिपॉजिट वैल्यू का मिल सकता है। नो पेनल्टी ऑफ प्रीमेच्योर विड्रॉ आफ्टर 6 मंथ सेलेक्टेड बैंक में। नहीं, ये बेसिकली तो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि आपको पेनल्टी लगेगी नहीं लगेगी, है ना। मिनिमम 6 मंथ होता है, तो देखो नो पेनल्टी ऑन प्रीमेच्योर विड्रॉ आफ्टर 6 मंथ,
6 मंथ के बाद से कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर देखो आपका बेसिकली टाइम होराइजन पीरियड है ना, आप कितने समय तक आप आरडी में बने रह रहे हो, आपने कौन सा समय अंतराल चूज़ किया है, 1 साल का, 6 महीने का, 12 महीना, 3 साल, इस तरह। तो बेसिकली डिपेंड करता है आपने किस समय अंतराल को चूज़ कर रखा है, लाइक दिस ना। और सेफ्टी की अगर बात की जाए तो DICGC के अंडर आपका जो 5 लाख तक का अमाउंट इंश्योर रहता है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। कल को डूब भी जाता है तो आपका 5 लाख तो कहीं भी देंगे। बस आपको कोशिश ये करनी है कि जो भी आप मैक्सिमम अमाउंट की आरडी एफडी कुछ नहीं कराइए, आप मल्टीपल अकाउंट में, सपोज आपके पास 15 लाख है तो आप 10 आप एग्जांपल ले लें, 10 लाख का ले लेते हैं। आप सपोज आपके पास 10 लाख है तो 10 लाख को आप सिर्फ एक बैंक के एफडी में इन्वेस्टमेंट ना करके आप उसको डिवाइड कर दे 2 लाख के, है ना, 2 लाख तो 2 लाख के 5 एफडी कर दो। इससे क्या है कि आपके कैपिटल की प्रोटेक्शन बनी रहेगी, ऊपर से इंटरेस्ट की भी प्रोटेक्शन बनी रहेगी, बिल्कुल दोनों। तो 5 लाख तक का आपका इंश्योरेंस है, तो किसी तरह की टेंशन नहीं है। इस तरह की आप चीज़ों में जरूर जाना है ना। हालांकि ये एफडी का एक ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी है, प्रो स्ट्रेटेजी एफडी को और बेटर करने की, है ना। देन इसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट डिपॉजिट। रिक्वायरमेंट डिपॉजिट की बात करो, रेगुलर एफडी, रेगुलर आरडी जिसकी एज ए स्टैंडर्ड ऑप्शन फॉर जनरल पब्लिक लाइक दिस, फ्लेक्सिबल टेन्योर एंड अमाउंट, ठीक है। सीनियर सिटीजन आरडी हायर इंटरेस्ट रेट होती है 0.25% से 0.5% एक्स्ट्रा फॉर दोज एजेड 60+। चिल्ड्रंस आरडी के फॉर माइनर एंड ऑफन विद गार्जियंस एंड एम्ड टू फ्यूचर गोल लाइक एजुकेशन। इस तरह की चीज़ों में ये बेस्ट हो सकती है। फ्लेक्सी आरडी अलाउ द वेरिएबल मंथ डिपॉजिट विद इन द लिमिट, है ना। अब बेसिकली सूटेबल होती है इरेगुलर इनकम अर्नर्स के लिए, बेसिकली ना। एनआरई एनआरओ आरडी आती है, पोस्ट ऑफिस आरडी, इस तरह के आरडी को आप में चूज़ कर सकते हो। एंड पर्टिकुलर आप आरडी के जो भी आपको यूज़ करनी है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से मिल जाएगी, ठीक ना। पोस्ट ऑफिस आरडी की स्कीम में अगर गवर्नमेंट बैक्ड होती है, फिक्स्ड 6.7% इंटरेस्ट एज ए ऑफ Q3 2025 में 5 ईयर टेन्योर में मिनिमम 100 रुपये पर मंथ होते हैं, ठीक है ना। ये देन आता है इसके बाद रिस्क एंड ड्रॉबैक्स। रिस्क एंड ड्रॉबैक की बात करें तो लोअर रिटर्न्स कंपेयर टू मार्केट लिंक्ड ऑप्शन लाइक ए स्टॉक म्यूचुअल फंड। बिल्कुल आपको देखो ये पता होना चाहिए आपको कि हाँ ये लिंक्ड मार्केट से तो लिंक नहीं है, क्योंकि गारंटी रिटर्न भी मिल रहे हैं। तो वो आपको इसमें क्या बेनिफिट दिख रहे हैं और क्या नेगेटिव दिख रहे हैं ना। एज ए पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको इसमें क्या दिख रहा है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या दिख रहे हैं, ये सारा का सारा जो कंक्लूजन या बोल लो आपको देखने का जो नजरिया है वो आपको पोर्टफोलियो बता देगा, आपको पोर्टफोलियो बता देगा आराम से। सीधे आपने मेरी वीडियो को अगर देखो स्टार्टिंग में, अगर मैंने आपको बताया भी होगा कि इन्वेस्टमेंट का पैसा आपको कितना निकालना है एंड उसका कितना पार्ट सिक्योरिटी रिलेटेड फंड में जाना चाहिए एंड उसका कितना पार्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड फंड्स में जाना चाहिए। ये सिनेरियो अगर आपको पता है ना तो आप आसानी से पोर्टफोलियो अपना खुद बना सकते हो, किसी दिन किसी हायर प्रोफेशनल हायर फाइनेंशियल कोई एडवाइज़र के मदद के बिना, ठीक है, आप खुद आसानी से बना सकते हो। देन मैं क्या बात कर रहा था, रिटर्न मे नॉट बीट इन्फ्लेशन। बिल्कुल रिटर्न मे नॉट बीट इन्फ्लेशन एंड ओवर लॉन्ग टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो। एंड लिक्विडिटी लॉन्ग टर्म्स के अकॉर्डिंग, है ना। लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, प्रीमेच्योर विड्रॉ इनकम पेनल्टी एंड लोअर इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट इज फुल्ली टैक्सेबल एज योर इनकम स्लैब में क्या है, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क रेट में बी लोअर अपन द मैच्योरिटी रिन्यूएबल, लैक ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल, नो कैपिटल एप्रिसिएशन लाइक के इक्विटी। जो भी इक्विटी में जिस तरह से आपका एज ए ग्रोथ हो रही है इसमें नहीं हो, वो आपको पता होना चाहिए। चीज़ें पता है तो जब आसानी से आप चूज़ भी कर लोगे कि या मेरे लिए बेस्टर है या कैसी है, मतलब आपके लिए सही है गलत है ना। अगर सही है तो किस पर्पस के लिए सही है, कितने टाइम होराइजन पीरियड के लिए मेरे सही है, नहीं ये सब चीज़ों को जवाब आपको खुद को ही मिल जाएगा अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को जो डाइवर्सिफिकेशन आपने जो किया हुआ है किस तरह से किया हुआ है ना। तो इसकी चीज़ें में बाद इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये कब बेस्टर हो सकती है ये चीज़ें। देखो मेरा एफडी, आरडी और सेविंग अकाउंट, ये 3 चीज़ों के बारे में आपको आज ओवरव्यू एज ए नॉलेज पर मतलब ओवरव्यू दे रहा हूँ जस्ट एज, है ना। और इसके बाद इससे बेटर ऑप्शन क्या अवेलेबल है ना। एफडी करे तो क्यों करे, आरडी करे तो क्यों करे, सेविंग अकाउंट में भी कौन सा सेविंग अकाउंट ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है ना, क्योंकि उसमें हायर लिक्विडिटी होती है। हायर लिक्विडिटी है ना, आगे समझेंगे, टेंशन मतलब। पर पहले एफडी और आरडी की डिटेल देख लेते हैं।
पैरामीटर्स और फिक्स डिपॉजिट और रिक्वायरमेंट डिपॉजिट, ये चीज़ें डाल दी। इन्वेस्टमेंट पैटर्न की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट में आपको वन टाइम में आपको पैसा डालना रहता है और रिक्वायरमेंट डिपॉजिट में आपको मंथली इंस्टॉलमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट जाता है, SIP लाइक दिस, इस तरह से मान लेते हैं। इस तरह से होता है, मान लिया लेते हैं ना। इंटरेस्ट रेट आपको 4 से 9% एनुअली आपको FD में देखने को मिल सकता है और रिक्वायरमेंट डिपॉजिट की बात करें, RD की बात करें तो 3.5 से 8.5% एनुअली देखने को मिल सकता है। मिनिमम अमाउंट की बात करें 100 रुपये, इसमें भी 100 रुपये को हम कंसिडर कर ले, रिक्वायरमेंट डिपॉजिट है ना, इसमें भी 100 रुपये को ही कंसिडर कर लेते हैं। 100 रुपये। टेन्योर की बात करें तो 7 डे टू 10 ईयर यानी है ना, इसमें टेन्योर की बात करें, टाइम टेन्योर मतलब ड्यूरेशन, टाइम पीरियड, ठीक है ना, कितने टाइम है, मिनिमम 7 दिन से 10 साल तक का आप FD में चूज़ कर सकते हो, FD को चूज़ कर सकते हो। RD में मिनिमम 6 मंथ है, 10 साल तक आप इसमें टाइम ड्यूरेशन चूज़ कर सकते हो। रिटर्न की बात करें तो इसका हाई होता है, क्यों हाई होता है, क्योंकि लमसम आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक समय में आप एक बार डाल रहे हो, ठीक है ना, वो फिर कंटिन्यूटी ईयरली आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से कंपाउंड होता जा रहा है। एंड इसमें स्लाइटली लोअर होता है कंपेयर टू FD के मुकाबले, क्योंकि आप इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है ना। लिक्विडिटी की बात करें तो प्री मैच्योर विड्रॉ विद पेनल्टी, है ना, अगर आप मैच्योरिटी से पहले आप विड्रॉ करते हो तो पेनल्टी लगती है। प्री मैच्योर विड्रॉ विद पेनल्टी सेम दोनों में एज इट इज़ है एंड बैंक टू बैंक डिपेंड करता है क्या पेनल्टी लगे, इंटरेस्ट रेट की मतलब कितना एज ए पेनल्टी के तौर पर काटा जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। ऑटो रिन्यूएबल की बात करें तो अवेलेबल होता है, नोट अवेलेबल RD में नहीं है, वो अवेलेबल नहीं होता ऑटो रिन्यूएबल, है ना। इन्वेस्टमेंट हैबिट्स, इसमें वन टाइप आपको डालना पड़ रहा है इसमें। हाँ, इन्वेस्टमेंट हैबिट बनाने के लिए RD इज द बेटर, क्यों आपको माइंड में एक मतलब ऐसे क्लियर सा रहता है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, RD में मेरा पैसा जा रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज, मतलब आपके माइंड में एक ऑप्शन मतलब क्लियरिटी आती है कि मैं भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मतलब एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का आप इस स्ट्रेटेजी को इस तरह से अपना सकते हो RD के माध्यम से। हालांकि अब तो काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, म्यूचुअल फंड, SIP वगैरह इसके माध्यम से। देन इसके बाद आता है हमारा टैक्स सेविंग ऑप्शन अवेलेबल होता है 5 ईयर के एंड नोट अवेलेबल है, ठीक है, ये ऑलरेडी हो गया। देन इसके बाद आता है हमारा FD कब बेहतर है ना। अब आता है कब FD RD बेहतर है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। यही चीज़ के लिए आपको सोच भी रहोगे कि FD लूँ तो क्यों लूँ, RD के लिए तो क्यों लूँ, है ना, लाइक दिस। सबसे पहले अगर आपका माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा जो पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से करना है या मैं ऑलरेडी मार्केट रिलेटेड फंड में डाइवर्सिफाइड, मार्केट रिलेटेड फंड में ऑलरेडी मैं इन हूँ, मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई फंड या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो में पार्ट नहीं है जो मुझे एज ए गारंटी रिटर्न प्रोवाइड करे, या फिर मुझे एज ए मार्केट जब डाउनफॉल में चले तो मेरा जो पोर्टफोलियो नेगेटिव दिख सकता है अगर इस तरह की इंस्ट्रूमेंट नहीं हुए, FD RD लाइक दिस है या इससे थोड़ा बेटर, है ना, मतलब रिस्क की अगर बात करें लो टू मॉडरेट के आसपास मुझे ऐसा कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि जिसमें मेरे रिटर्न्स हैं, जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न है कभी नेगेटिव ना हो, पहली बात। तो दूसरा, अगर है ना रिटर्न का जब मतलब रिटर्न भी हो ना तो वो यानी कि इन्फ्लेशन के आसपास हो या उससे ज़्यादा ही हो रहा ना, इन्फ्लेशन के आसपास होने का मतलब है, मतलब बुरे समय, मार्केट का बुरा समय चल रहा है, आपका मैक्सिमम एक्सपोजर हो सकता है मार्केट में हो, आपकी एज पे भी डिपेंड करता है, आप किस समय मतलब बेसिकली आपकी एज पर डिपेंड करता है कि आप किस एज पर हो, है ना, क्योंकि अगर एज कम है तो आपका मैक्सिमम पोर्शन आपका इक्विटी में होगा, एज ज़्यादा है तो आपका मैक्सिमम पोर्शन आप ये गारंटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट लाइक दिस में होगा, FD RD इस तरह के LIC इस तरह की इंस्ट्रूमेंट में, है ना, तो ओवरऑल डिपेंड करेगा ना। तो इसमें फर्स्ट आता है गारंटी रिटर्न चाहिए, सबसे पहले तो आता है गारंटी रिटर्न चाहिए, बिल्कुल ओके। प्रिंसिपल की सेफ्टी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल आपको बचा, आप जो पैसे जेब से जा रहे हैं वो आपको सेविंग करने का सबसे सीधी बात है मेरा प्रिंसिपल सेफ्टी, आपके जेब से जो पैसा गया है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे, उसमें किस तरह का रिस्क नहीं, सबसे पहली बात, ठीक है। देन इसके बाद है शॉर्ट इन्वेस्टमेंट होराइजन, आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट है, 1 साल है, 3 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, उससे ज़्यादा है तो आप गलत कर रहे हो FD में एंटर करने से, ठीक है ना, जब तब आप गलत कर रहे हो FD में एंटर करने से। देन इसके बाद आता है मार्केट वोलेटिलिटी से बचना है, मार्केट के अप डाउन होते हैं उससे आपको बचना है तो दैट FD बेहतर है, पर FD आपको मार्केट में भी एनरोल करना चाहिए, मार्केट से रिलेटेड फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर पैसे से पैसा बनाना है तो। सिंपल इन्वेस्टमेंट अप्रोच प्रेफर करते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट टू मीडियम टर्म गोल लाइक टू 1 से 5 साल के अंदर अगर आपको किसी तरह का पैसा चाहिए, रिक्वायरमेंट है, आज पैसा है पर अभी यूज़ नहीं आने वाला, 2 साल बाद, 3 साल 5 साल बाद यूज़ आने वाला है, तो आप इस केस में जा सकते हो FD RD में।
इससे भी देखो, इससे भी बेटर कोई ऑप्शन अवेलेबल है? हाँ है, बिल्कुल अवेलेबल है। इससे बेटर ऑप्शन की जो ऑप्शंस हैं उनकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बस आज आपको मैं ऐसे एफडी, आरडी और सेविंग अकाउंट के एक बेसिक ओवरव्यू देने चाह रहा हूँ कि कैसे क्या होता है इन चीज़ों में। प्रो टिप्स और जान लेते हैं। एफडी आरडी की अगर बात करें, एफडी ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो देखो, एफडी ऑप्टिमाइजेशन यानी लैडर स्ट्रेटेजी जिसमें स्प्लिट अमाउंट अक्रॉस द डिफरेंट टेन्योर। ठीक है, सपोज आपके पास 10 लाख है, 10 लाख आप एक बैंक अकाउंट की एक एफडी में ना लगाकर आपको डिफरेंट बैंक अकाउंट की एफडी करनी चाहिए। डिफरेंट अकाउंट में बैंक एफडी करना है। उसमें भी आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या है कि एक्चुअली इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं ना, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। दूसरा, आपका जो अमाउंट है इंश्योर रहता है 5 लाख तक का विद देखो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 5 लाख तक का इंश्योर रहता है। सबसे पहली बात, तो आपको इस तरह से दिमाग लगाना है कि मेरा जो अमाउंट है, जितना टाइम पीरियड तक मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उतने टाइम पीरियड तक ये 5 लाख के अंतर्गत आना चाहिए, पहली बात तो है ना। और एक ही बैंक में इन्वेस्टमेंट ना करूँ, डिफरेंट बैंक में आरडी करूँ, एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। 2-2 लाख, जैसे 10 लाख की मैं एग्जांपल मान 2-2 लाख की आपने कर दी, 5 एफडी कर दी, डिफरेंट अकाउंट में आपने कर दी। इस सिनेरियो को अपना सकते हो। कंपेयर रेट कर लेना स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपेयर टू हायर अक्रॉस ले। सीनियर सिटीजन बेनिफिट आप ले, इसका लाभ जरूर लेना अगर आपके घर में है तो। एडिशनल 0.5% आपको मिल जाता है 60+ एज में। अवॉइड करना प्रीमेच्योर विड्रॉ, है ना, कोशिश करना आप तो जरूरत पड़े तो ही देखो, अवॉइड करना प्रीमेच्योर विड्रॉ, जितना हो सके तो इसको मैच्योरिटी से पहले ना ही निकाले तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक ना। आरडी ऑप्टिमाइजेशन की अगर बात करें तो स्टार्ट अर्ली, बेनिफिट फ्रॉम लॉन्गर कंपाउंड पीरियड, ठीक है। ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप, है ना, ऑटोमेटिक पेमेंट की बात करें, सेट स्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कर सकते हो आप। कंपेयर बैंक कर सकते हो, रेट वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस बैंक टू बैंक, डिपेंड करता है। यूज़ हो सकता है, यूज़ बेसिकली यूज़ किस तरह से होगा, वेडिंग के लिए, वैकेशन प्लानिंग कर रहे होगे, आपको कार खरीदनी होगी, कार के डाउन पेमेंट के लिए, इस तरह छोटे गोल, मतलब आपके विद इन 3 ईयर 5 ईयर की लाइक इस ड्यूरेशन में आपके गोल है, तो अब इस केस में आप एफडी आरडी लाइक इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को कंसीडर कर सकते हो। क्या इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल? हाँ है, बिल्कुल ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आने वाली वीडियो में। जस्ट आपको मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। देन अब आता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या, आप जब भली बात जानते हो, आप यूज भी करते हो सेविंग अकाउंट का, फिर भी एक बार जान लो सेविंग अकाउंट की क्या। जो सेविंग अकाउंट में आपका अकाउंट है उससे भी बेटर अकाउंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो एक बार जान लो सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या है? एक बेसिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें आप सेफली मनी को डिपॉजिट कर सकते हो, इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, इजी एक्सेस कर सकते हो अपने फंड का। अगर एक भाषा में बोली जाए तो सेविंग अकाउंट सीधी सी बात है, आपको पैसे को क्रेडिट करना, डिपॉजिट करना, ये काम आता है। जस्ट लिक्विडिटी, हायर लिक्विडिटी होती है, विद इन सेकंड पैसा आ जाता है, विद इन सेकंड पैसा चला जाता है। सेविंग अकाउंट मतलब सेव करना नहीं है, ये नाम है सेविंग अकाउंट, मतलब एक्चुअली में सेविंग अकाउंट का बेनिफिट तो बस ऐसे मान लो कि आपको एक जगह से पैसा ट्रांसफर करना है और एक जगह से पैसे को ट्रांसफर करने का माध्यम है सेविंग अकाउंट, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट तो कुछ इसमें छोड़ो, इंटरेस्ट वगैरह तो छोड़ो। इसमें की बेनिफिट की अगर बात कर ली जाए तो डेली बैलेंस कैलकुलेशन, इंटरेस्ट डेली की जो डेली क्लोजिंग बैलेंस के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। क्वार्टरली पेमेंट जो होती है, इंटरेस्ट हर 3 महीने में क्रेडिट होता रहता है, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में होता रहता है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला इसमें जो होता है बेसिकली क्या होता है, डेली इंटरेस्ट बराबर जो होगा डेली बैलेंस का क्लोजिंग क्या है इनटू एनुअल रेट बट्टा 365, ठीक है ना। इस हिसाब से डेली बैलेंस कैलकुलेट होता रहता है, ठीक है ना। और वो मिलता है आपको क्वार्टरली मंथ में, ठीक है ना। सीनियर सिटीजन बेनिफिट एडिशनल 0.5% आपको इसमें एडिशनल मिल जाता है। अगर बैंक सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी मिल जाता है। स्पेशली स्कीम होती है, प्रोफेशनल सर्विस होते हैं, एज रिक्वायरमेंट होती है 60+ एजेस की, ठीक है ना। देन इसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट। टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट, रेगुलर सेविंग अकाउंट, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, वुमेन सेविंग अकाउंट, चिल्ड्रन सेविंग अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। तो रेगुलर सेविंग अकाउंट बेसिकली क्या है, हमारा जो मिनिमम बैलेंस होना चाहिए 1000, 10,000, 5,000 लाइक दिस, है ना, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। जीरो बैलेंस अकाउंट बेसिकली उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है जो स्टूडेंट कैटेगरी में आते हो गए। वुमेन सेविंग अकाउंट में थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट अवेलेबल हो सकता है। चिल्ड्रन सेविंग अकाउंट एक्चुअली चिल्ड्रंस के बेसिस पर होता है, जॉइंट अकाउंट वगैरह इस तरह के जो सिनेरी अकाउंट्स होते हैं। सीनियर सिटीजन अकाउंट इसमें एक्स्ट्रा आपको एज ए बेनिफिट मिल सकते हैं।
सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट का कंपेरिजन और देख लेते हैं। पर्पस क्या है सेविंग अकाउंट का? बेसिकली आपको सेविंग के तौर पर तो नहीं आते, पर्सनल सेविंग एंड इंटरेस्ट अर्निंग होता है, बट बेसिकली क्या है, आपको पैसे का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, सीधी सी बात है। करंट अकाउंट में भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये एक एज इट इज बिल्कुल सही वर्ड है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ मिलता तो है सेविंग अकाउंट बिल्कुल 2.5-8% का मिलता है ना, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। एंड करंट अकाउंट में किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता। ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो लिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन होते हैं, इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन होती है। मिनिमम बैलेंस की बात करें तो लोअर होती है, 5,000-10,000 के आसपास इसमें मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है। और हायर अगर करंट अकाउंट की बात करें तो इसमें हायर 25,000 से 1 लाख के आसपास होती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ इसमें सेविंग अकाउंट में अवेलेबल नहीं होती है, जबकि करंट अकाउंट में अवेलेबल होती है। सूटेबल होते हैं सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल के लिए, सैलरीड पर्सन के लिए, और सूटेबल होते हैं करंट अकाउंट बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। चेकबुक इसमें सेविंग अकाउंट में मिलती है, लिमिटेड फ्री चेकबुक होती है, जबकि करंट अकाउंट में अनलिमिटेड चेक फैसिलिटी मिल जाती है। कैश लिमिट की अगर बात करें तो आपको लोअर विड्रॉ लिमिट मिलती है और हायर कैश ट्रांजेक्शन लिमिट मिलती है करंट अकाउंट में, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ सेविंग अकाउंट। बेसिक एडवांटेज क्या है सेविंग अकाउंट के? देखो एडवांटेज का मेरा कहने का अर्थ ये है कि सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसा रखना का कोई मायने नहीं करता। इससे बढ़िया तो आप एफडी करा दो, ज़्यादा इससे बढ़िया कह रहा हूँ मैं ना, सबसे बढ़िया नहीं कह रहा, इससे बढ़िया सेविंग अकाउंट से बढ़िया। और है ना, इसमें भी क्या है, गवर्नमेंट डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है, अप टू 5 लाख तक का आपका DICGC से इंश्योर रहता है। सेफ्टी स्टोरेज फंड बोल सकते हैं, सेफ स्टोरेज ऑफ द फंड हो सकता है, इजी एक्सेस टू फंड एनी टाइम। सबसे बड़ा तो पॉइंट यही है, आपका लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा मेंटेन होती है इसमें, बेस्ट हाईएस्ट लिक्विडिटी होती है दिस टाइप ऑफ अकाउंट में, सेविंग अकाउंट, ठीक है। ATM डेबिट कार्ड की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, लाइक इस तरह की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। 24/7 बैंकिंग अवेलेबिलिटी होती है, इसमें ट्रांजेक्शन अवेलेबल होती है, जब चाहे आप किसी भी समय ट्रांजेक्शन कर सकते हो ऑनलाइन में, है ना। एंड बेटर देन कीपिंग कैश एट होम, हाँ घर में रखे हुए पैसे से तो अच्छा है सेविंग अकाउंट में रखते हो, ठीक है ना। फंड ट्रांसफर की अगर बात करें तो NEFT, RTGS, IMPS, UPI वगैरह इस तरह से आप इसमें इन्वेस्टमेंट इसमें आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं सेविंग। दैन इसके बाद आता है हमारा, देखो फाइनली एक रिमेंबर पॉइंट आ जाता है कि सेविंग अकाउंट की प्राइमरी जो पर्पस होता है हाई लिक्विडिटी मेंटेन करना और सेफ्टी। सीधी बात है, आपका पैसा है, आप सेविंग अकाउंट में रख रहे हो तो आपको हाई लिक्विडिटी मिलती है, दूसरा आपका अमाउंट सेफ है। अगर एक रेपुटेड बैंक के केस में जाते हो तो उसमें सेफ है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप 5 लाख तक का, मैं तो हालांकि बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, मैं अभी कह रहा हूँ अगर आपको लगता है ये इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है छोटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में, अगर आपको लगता है कि यार ये बैंक अभी आया है तो उसमें 5 लाख तक का आप रखो, मतलब 5 लाख से कम अमाउंट रखो, जिससे आपको किसी तरह का रिस्क भी ना रहे, है ना, क्योंकि वो सिक्योर रहता है अमाउंट, ठीक है ना। और दूसरा ये वेल्थ क्रिएशन टूल नहीं है, आपको ध्यान रखना है, इस सेविंग अकाउंट किसी तरह का वेल्थ बनाने वाला टूल नहीं है, पैसे से पैसा बनाने वाला किसी तरह का साधन नहीं है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना ही चाहिए, आपको करना ही है। अगर आपको पैसे से पैसा बनाना है और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आपको मार्केट लिंक्ड ऑप्शंस में जाना जरूरी है। प्रो टिप्स की अगर मैं बात करूँ सेविंग अकाउंट की, मल्टी सेविंग अकाउंट रख सकते हो डिफरेंट पर्पस के लिए, एज ए सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस में, इमरजेंसी फंड हायर इंटरेस्ट SFB स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इमरजेंसी फंड का भी कितना परसेंट आप देखो, हमेशा डिवाइड कर दिया भागो, सारा एज SFB में रखना, हो सकता है एक्सेस नहीं हो, हालांकि देखो ये पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हम सब तरीके से सोच के चलेंगे ना तो ये चीज़ें ऐसा हम हर क्राइटेरिया को लेके चलेंगे ना, तो इमरजेंसी फंड यानी हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट होता है SFB एज और रेगुलर ट्रांजैक्शन कन्वेंशन ब्रांच नेटवर्क बैंक लाइक दिस ना, देन कंप्लीट। ओके, थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। एंड बेसिकली मेरा जो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि ये जो ऑलरेडी जो मैंने आपको बताए हैं है ना, ट्रेडिशनल एज ए इन्वेस्टमेंट स्कीम बोल लो, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट तरीके, इसके अलावा क्या हमारे पास और भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं? हाँ, जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है क्या हम दोनों का एक कॉम्बो यूज़ कर सकते हैं? तो इस तरह से हम आगे की जर्नी में ये भी जानेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जो जो इंस्ट्रूमेंट है इनसे 2-3% ज़्यादा हमें रिटर्न प्रोवाइड करा सकते हैं विद सेफ्टी के साथ, ठीक है, विद सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, है ना, विद सेफ्टी के। तो थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।